HLV डिजिटल क्लासेज में पुनः आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री का अगला वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की मोलरता है। अब देखिए शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, मोलरता हमें निकालना है, तो मोलरता बराबर हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा 1000 बटे उसका अणुभार 18। अब 1000 को 18 से भाग करेंगे तो 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90 दशमलव लग गया, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 यही आता जाएगा। तो इस तरह से पहला विकल्प दिया है 5.556, दूसरा दिया है 55.56। तो देखिए यही विकल्प सही, जो कि 5 आएगा, उस 5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 55 पॉइंट, इसको 5 है, 5 से अधिक होने पर अंक बढ़ा देते हैं, इसलिए 6 हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प आप इसका सही आंसर होगा। सेकंड विकल्प आप सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। पहला दिया है सेंटीमीटर की घात -2, ओम की घात -1। दूसरा है सेंटीमीटर, ओम की घात -1 इक्विवेलेंट -1। तीसरा है सेंटीमीटर की घात -1, ओम की घात -1, सेंटीमीटर की घात -2 ओम। तो इसका विकल्प आपका तीसरा सही होगा। सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स इसका सही विकल्प है। चलिए अगला, इसका तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है। नियान, जेनान, आर्गन, हीलियम। देखिए जो जेनान होता है ये अपनी कई यौगिकों का निर्माण करती है, तो जेनान ही इसका सही विकल्प है। तो सेकंड विकल्प इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जेनान फ्लोराइड, जेनान ऑक्सीफ्लोराइड ये हमारे यौगिक बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित आयनों का निर्माण किस निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। पहला लिखा है रंगीन आयन। अब रंगीन आयन किसके कारण बनते हैं, जिसमें पहला है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा है युग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो है रंगीन आयनों का निर्माण होता है। जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। जैसे डी ब्लॉक तत्व हमारे जो होते हैं वो रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, इसलिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसलिए सही विकल्प आपका पहला इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, अपक्रिया RCOOAG Br2 की उपस्थिति में, Br2 CCl4 की उपस्थिति में ये हमारा एल्किल ब्रोमाइड दे रहा है। अब देखिए इसको अगर ये हीट करते हैं तो हमारा ये CO2 निकल जाता है और हमारा Rg बन जाता है। तो इसमें पहला दिया है, पहली अपक्रिया हुंस डीकर, दूसरी सिमिट अपक्रिया, तीसरा हेल फोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, तीसरा है टिन-सेको अपक्रिया। इसका सही विकल्प आपका होगा हुंस डीकर अपक्रिया, क्योंकि हुंस डीकर अपक्रिया सिल्वर कार्बोक्सिलिक लवण की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो उसी में हमारा एल्किल हेलाइड या एल्किल ब्रोमाइड बनती है। तो इसलिए विकल्प इसका फर्स्ट विकल्प इसका सही आंसर होगा, हुंस डीकर अपक्रिया दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा,
एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। हमारा दिया है ऑक्टेन। अब देखिए ऑक्टेन का जो सूत्र होता है, तो ऑक्टेन हमारा होता है C8H18। इसका अगर अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार हमारा होगा कार्बन का 12, कार्बन के 8 परमाणु हैं, प्लस हाइड्रोजन का 18 परमाणु है और 1 होता है, तो 12 8 96 हो जाएगा। 12 8 96, 18 कन्ना 18, इसको अगर जोड़ देंगे तो 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 9 1 10 और 1 हाथ 11। तो इस तरह से इसका अणुभार जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो 114 हो जाएगा। तो इसका अणुभार 114 होगा। इसका अणुभार 114 होगा। अब देखिए आगे कह रहा है उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसका 114 ग्राम घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाता है। तो इसमें राउल्ट का नियम लगेगा। राउल्ट का नियम लगेगा। अब राउल्ट का क्या नियम होता है? किसी अवाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो उसके मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर ये तन बिलियन के लिए है, इसलिए जो मोल प्रभाज का सूत्र होगा वो हमारा ये होगा P0 माइनस P, ये विलायक का होगा, ये बिलियन का होगा, अपान P0 बराबर तन बिलियन के लिए। तन बिलियन के लिए हमारा होता विलेय के मोल बटे विलायक के मोल लिए जाते हैं। पूरा हमारा ये होता है N/N+N, लेकिन ज़्यादा तन होने पर N/N के बराबर होता है। अब इसको अगर और हम देखें तो P0 माइनस P/P0 ये बराबर होता है, ये होता है वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। विलेय का ऊपर होता है विलायक का, इसको कैपिटल से लिख देते हैं, बटे कैपिटल M के। तो ये विलायक का हो गया, ये विलेय का होता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया गया है कि 80% तक कम हो जाता है। इसका मतलब शेष कितना बचेगा? तो शेष मात्रा हमारी बचेगी 20%। अब देखिए P, ये हमारा विलायक है 100% और ये 80 तक जो है उसमें घुल जाता है। तो शेष कितना बचा? 20 बचा। कितना बचा? 20। तो ये हमारा हो जाएगा 20 और ये P0 ये हमारा है 100, तो 20 बटे हो जाएगा 100। तो 20 बटे 100 बराबर ये वेट, ये हमें वेट अवाष्पशील पदार्थ का वेट हमको ज्ञात करना है, तो ये हमको ज्ञात करना है, बटे अणुभार, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार हमारा दिया है 40, तो ये हो जाएगा 40 बटे विलायक हमारा ऑक्टेन है, तो उसका भार 114 ग्राम है और उसका अणुभार भी 114 ही है। ये हमारा इससे कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं बेट, ये हमारा बचेगा बेट बट W/40 बराबर बचेगा 20 बटे 100 के। 20 से काट देंगे, 20 से कन्ना 20, 20 पंचे 100, तो हो जाएगा W/40 बराबर 1/5 के। तो W बराबर हमारा हो जाएगा 40 गुणा में चला जाएगा, तो 40 गुणे 1/5 हो जाएगा। 5 कन्ना 5, 5 8 40। इस तरह से हमारा जो अवाष्पशील पदार्थ का भार हो जाएगा वो 8 ग्राम आएगा। तो इसका अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार हमारा 8 ग्राम होगा। ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमको ज्ञात करना है। सेल हमारी दी है Zn/Zn2+, फिर Cu2+/Cu, ये हमारी सेल दी है। Zn का Zn2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu2+ का कॉपर में अपचयन हो रहा है। ये हमारे मान दिए हुए हैं। अगर इस सेल क्रिया को अगर हम लिखें तो हमारा Zn + Cu2+ गिव्स Zn
2 प्लस Cu, ये हमारी सेल अपक्रिया है। अब देखिए Zn का Zn2 प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu2 प्लस का Cu में अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब हमें निकालना है EMF, तो EMF निकालना है अर्थात हमें निकालना है E0 सेल। E0 सेल हमको निकालना है, तो E0 सेल हमारा होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारा फार्मूला होता है। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब इसका अपचयन विभव लिया जाता है और इसका ऑक्सीकरण विभव लिया जाता है। अब देखिए हमको दिया हुआ क्या है, E0 कैथोड, कैथोड पे हमारा कॉपर है, तो कॉपर का Cu2 प्लस का Cu में अपचयन हो रहा है, तो यहाँ में अपचयन विभव रखना है। अब हमको दिया क्या है, देखिए दिया है इसका अपचयन विभव हमको दिया हुआ है ये, तो इसलिए इसका अपचयन विभव लिख देते हैं 0.34, फिर माइनस। अब एनोड पे, एनोड है हमारा है Zn का Zn2 प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है, दिया हमको इसका अपचयन विभव है, इसलिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के मान आपस में बराबर होते हैं, केवल चिन्ह में अंतर होता है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 0.76। अब ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस होगा प्लस 0.76, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 6 4 10 0 हो गया, 7 3 10, एक हाथ आया था 11, तो 11 हो गए, 2 अंक बाद दशमलव लग गए, तो कुल मिला के ये हो गया 1.1 वोल्ट। तो यही हमारा सेल का EMF मान हो जाएगा, तो ये सेल का EMF हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। अब देखिए परासरण क्या होता है, परासरण की परिभाषा है अर्धपारगम झिल्ली से होकर तन विलयन से शान विलयन की ओर स्वतः प्रवाह। अर्धपारगम झिल्ली से होकर तन विलयन से शान विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो इसमें कैसे प्रवाह होता है, तन विलयन से शान विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। फिर पूछ रहा है परासरण दाब क्या होता है, पहले पूछ रहा परासरण क्या होता है, तो परासरण तन विलयन से शान विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण दाब क्या होता है, अब परासरण दाब होता है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो इस तरह से परासरण और परासरण की परिभाषा हो गई। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम प्रति मोल है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया हुआ है हमारा प्रोटीन के विलयन का आयतन दिया हुआ है, कहने मतलब V दिया है, V बराबर दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। फिर प्रोटीन का भार दिया हुआ है, W दिया हुआ है, ये दिया है 1.26 ग्राम दिया हुआ है। फिर प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है और भार दिया हुआ है 61.022 ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है, मोल इनवर्स। फिर टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। परासरण दाब हमको ज्ञात करना है कि परासरण दाब क्या होगा। अब देखिए फार्मूला जो हमारा होता है परासरण दाब का,
प्रसारण दाब P बराबर हमारा होता है, P बराबर हमारा होता है CRT। तो प्रसारण दाब P बराबर CRT के बराबर होता है। अब सांद्रता जो हमारी होती है वो मोल बटे आयतन होती है, RT के बराबर। हमारे जो मोल होते हैं वो हमारा होता है भार बटे अणुभार, और आयतन और R और T रहेगा। अब इन मानों को हम रख देते हैं। अब हमारा भार जो प्रोटीन है उसका भार है 1.26 ग्राम, 1.26। R का मान दिया है, R कांस्टेंट है, ये होता है 0.083। T दिया है, T हमारा दिया हुआ है, T दिया है 300 केल्विन, तो ये हो जाएगा 300 बटे मालिकुलर वेट ये हमको दिया है 61.022 गुणे आयतन हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। मानक में बनाएंगे तो ये इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। इस तरह हमारा ये आंकड़ा हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 300, ये दोनों शून्य दशमलव कट गया, तो हमारा बचा 126 गुणे 0.083 गुणे 3 बटे 61.022 गुणे 1000 से इसको भाग करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद इसमें 3 अंक, दशमलव से दशमलव दोनों काट दिए। ये दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब ये हमारा कट गया, 2 एकन्ना 2, ये कट गया 15 हो गया। 2 से हमने इसको काट दिया, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, इसको काट दिया तो 2 तिहाई 6, 2 शून्य, 2 पंची 10, 2 एकन्ना, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 63 गुणे 83 गुणे 15 बटे 330 5 11। अब इसको गुणा करके इसको भाग देना है। देखिए गुणा कर देते हैं आपका, तो है 63 गुणे 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 के 5, हाथ है 1, 5 छक्का 30, 1 31, फिर 1 तिहाई 3, 1 छक्के 6, जोड़ देंगे 5 3 1 4 हो गया, 6 3 9 हो गया। तो 945 को पुनः गुणा कर देंगे 83 से, 83 से गुणा कर देंगे तो तीनों 25 15 के 5, 1 3 चौक 12, 1 13 के 3, हाथ 1 आया, 9 3 27, 1 28, 8 से गुणा कर देंगे तो 8 45 0 हो गए, 8 चौक 32, 4 36 के 6, हाथ हैं 3 3, 9 8 72 और 3 75, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 8 6 14 के 4, ये हो गया 5 2 7 1 8, ये हो गया 7। तो ये हमारा गुणा आ गया 78 435, 78 435 बटे 30 5 11। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है तो ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.57। ये प्रसारण दाब P 2.57 और ये बार हो जाएगा, ये बार हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये बिलियन का प्रसारण दाब होगा। बस आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।